नमस्कार साथियों, मैं एम एस रावड़ोत परमार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम अपनी दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे जो भारत के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसका फायदा हमें आने वाली राजस्थान सरकार की सभी परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं के अंदर फायदा मिलेगा और करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन टॉपिक के द्वारा राष्ट्रीय हमारे हो जाएगी। और हम लेके आ रहे हैं आज जून महीने का राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर क्या है, और आप इसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। और मैंने बहुत कंटेंट बहुत समराइज करके बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य आने वाले हैं उनको आपके सामने लेकर आए। मैं शुरू करता हूं आपके सामने। जो मेरा प्रथम क्वेश्चन आ रहा है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? राज्य कौन सा है? योग नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग नीति, योग जो 21 जून को बनाया गया था, ये भारत के द्वारा 11वां योग था। भारत ने जो 11वां योग की राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो योग का आयोजन किया था वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया था, और राजस्थान के अंदर बात करें तो इसका जैसलमेर में अंदर किया गया था। इसी तर्ज के ऊपर भारत का वह राज्य योग नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जो उत्तराखंड की 2 राजधानियां, भारत के अंदर ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, जिसके अंदर उत्तराखंड की जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि गैरसैंण के अंदर है, और शीतकालीन राजधानी देहरादून के अंदर है। गैरसैंण के अंदर जो ये बनाया गया था। उसके बाद में यूसीसी लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी की थी। इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट्स के साथ में चर्चा करते हैं, जो कि 21 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जब 21 जून को 11वां योग दिवस कौन सा था? 11वां योग दिवस जो मनाया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी, दूसरा फैक्ट आता है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर? गैरसैंण के अंदर। गैरसैंण उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है, और उद्देश्य था उत्तराखंड को योग और वेलनेस बनाने के लिए। और आधार जो मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर बताया, जो एसडीजी गोल होते हैं, जो 17 एसडीजी गोल निर्धारित किए गए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए ये योग की शुरुआत 2014 के अंदर भारत के अंदर होती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए, मानव और वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष होता है, जो लड़ाइयां होती है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, उनके प्रबंध करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जा रहा है, जो कि भारत के अंदर एक है, और उसी तर्ज के ऊपर अन्य राज्यों में भी इनके बचाव के केंद्र स्थापित किए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आता है डॉक्टर सलीम अली विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। इसके साथ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मांसाहारी वन्य जीवों के संघर्ष, मानव के बीच में जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है, जो घटनाएं घटित होती है, उनके बचाव के लिए ये 4 बचाव केंद्र, कितने? 4। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बचाव के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरठ के अंदर एक स्थान है हस्तिनापुर, जहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य का। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत एक बहुत प्रसिद्ध, राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो पीलीभीत एक बहुत बड़ी संसदीय सीट रही है, और वहां पर राजनीति के क्षेत्र में। उसके बाद सोहागिरबा अभ्यारण्य महाराजगंज भी यूपी में पड़ता है, और वहां पर भी इसके केंद्र बनाए जाते हैं। रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट के अंदर रानीपुर अभ्यारण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, कौन सा ब्रिज? आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, जून महीने के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रेलवे का भारत का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज का सीन होता है, जो आर्च के आकार की बनी होती है। देखिए ये आर्च बना हुआ है, ये पोल के ऊपर टिका हुआ है, और ये जो इसके नीचे नदी चल रही है, नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया है, उसके ऊपर से रेल जा रही है। तो उसको अंदर इस तरीके इसका जो किया है, ये रियासी जिला है। कहाँ पर? रियासी, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और दुनिया का सबसे रेलवे ऊंचा ब्रिज है। इससे संबंधित अन्य फैक्ट के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस का ट्रेंड पूछा गया, एक तो इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई जो कि है आपकी 359 मीटर, और इसकी लंबाई है 1315 मीटर, 1500 मीटर। रियासी जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है। किश्तवाड़, उधमपुर और बनियाल। उधमपुर वह स्थान है जहां नॉर्दर्न कमांड, इंडिया की नॉर्दर्न कमांड है, भारतीय सेना की 7 कमांडों के अंदर से एक शामिल है, उसका हेडक्वार्टर है। बनिहाल वह स्थान है, इससे पहले
आज से पहले जो हम जो जवाहर टनल के बारे में सुनते थे वो बनिहाल जिले के अंदर स्थित है। उसके अलावा एक चीज और, जम्मू कश्मीर के अंदर इसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया था, दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज और भारत का पहला केबल आधारित ब्रिज। केबल देखो, ये केबल से लटका हुआ ब्रिज है, ऊपर से केबल से लगा हुआ है, 2 पोल के ऊपर लगा हुआ है, उसको केबल ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका भी इन्होंने उद्घाटन किया है और ये किया है अंजी नदी के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम है अंजी ब्रिज। उससे पहले आपको मैंने रियासी जिले का बता दिया था कि रियासी जिले के अंदर पड़ता है जो आर्च ब्रिज है। नेक्स्ट उसके बाद 359 मीटर की लंबाई है और 1315 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई आपके 359 मीटर के सम। देश का प्रथम केबल आधारित, केबल के ऊपर बना हुआ देश का पहला ब्रिज है जो अंजी ब्रिज है। नदी कौन सी है? अंजी ब्रिज है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज। रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। ये कटरा जिला जो वैष्णो माता के लिए प्रसिद्ध है, उस जिले को रियासी जिले से जोड़ने वाला ये है। उसके अलावा इसकी उद्घाटन 6 जून को हुआ था। और इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जो अर्च ब्रिज बनाया गया था, वो इससे पहले जो अंजी ब्रिज से पहले वाली स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। ये इसके नीचे जो नदी चल रही है, इस नदी का नाम है चिनाब। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चिनाब नदी के ऊपर। तो हम आपको डिस्कस करते हैं, जैसा कि ऊंचे ब्रिज से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर सबसे पहले कि वह है कौन से राज्य के अंदर। तो राज्य आपको बताना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जिले का नाम रियासी है। रियासी जिले के अंदर नदी कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। नाम क्या है? अर्च ब्रिज। अर्च ब्रिज है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? तो हाइट में आपको बताना 359 मीटर। उसके बाद में उसकी लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर उसकी लंबाई है और विश्व का सबसे ऊंचा रेल। उसके बाद में दूसरा फैक्ट, इसी दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया गया था उसका नाम था अंजी ब्रिज। नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है और केबल आधारित भारत का पहला ब्रिज। और उसको जोड़ने वाले 2 स्थानों का नाम है, 2 जिलों में, कटरा को रियासी से जोड़ता, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ कौन सी रही है? सर्वश्रेष्ठ कौन सी रही है? सर्वश्रेष्ठ के अंदर मामले में कहूंगा तो मैं आपको इस वर्ष भारत की कुल 54 यूनिवर्सिटी, कितनी? 54 यूनिवर्सिटी जिनने स्थान बनाया। और अब तक की जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग यूनिवर्सिटियों की जो निर्धारित करती है, निकालती है, उसके द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का 54। इस स्थिति के अंदर जो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने भारत की तरफ से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्व के अंदर जो सबसे अधिक यूनिवर्सिटी है, पहला स्थान प्राप्त करने वाला है यूएसए। और जो प्रथम यूनिवर्सिटी रही है जो यूएसए की एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इस वर्ष भारत की कितने? 54 इंस्टीट्यूट ने। भारत दुनिया का कौन सा देश? चौथा देश बना है। चौथा देश किस? अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत चौथा देश बना है। प्रथम स्थान अमेरिका की एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने ये पहला। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी? भारत की आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरी बात, विश्व के अंदर कौन स्थान प्राप्त करेगा? तो अमेरिका। अमेरिका के उस इंस्टीट्यूट का नाम किया जिसने पहला स्थान प्राप्त किया, तो एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत की कुल कितने संस्थानों या कितनी यूनिवर्सिटी ने जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने स्थान प्राप्त किया है? तो आपको बताना 54। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन का जब नाम आता है तो आपको राफेल से याद आना चाहिए। जो भारत ने राफेल किस देश से खरीदा था? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, राफेल किस देश से खरीदा था? तो फ्रांस। और फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसका नाम डसाल्ट एविएशन। तो भारत के साथ भारत की एक कंपनी के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको फ्यूजलेस बोलते हैं। जैसे इसमें राफेल की बॉडी, इसको आप फ्यूजलेस भी बोल सकते हैं। फ्यूजलेस मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बात हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, जो भारत के जो इसकी बॉडी बनाने के टाटा ग्रुप के साथ में हुआ। इसके साथ के अंदर क्या है, जो एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, इसके अंदर ब्रह्मोस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस, जिसको कि भारत और रशिया की मदद से बनाया गया था। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कवा नदी को दोनों को कंपाइल करके बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। उसके बाद के अंदर मैं आपको दूसरी चीज के साथ में फ्रांस की डसल्ट एविएशन के साथ एक और एग्रीमेंट हुआ था। फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट के लिए रिलायंस और डसल्ट एविएशन में समझौता हुआ है। ये फॉल्कन 2000 बिजनेस
बिजनेस जेट है उसके लिए रिलायंस के साथ में भारत, ये दूसरा क्वेश्चन डसॉल्ट एविएशन से संबंधित है, रिलायंस के साथ में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है रिलायंस एरोस्ट्रैक्स। ये भी आपको सीधा कैसे कंपनी का नाम पूछ सकते हैं कि फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट के लिए जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है, डसॉल्ट एविएशन का किस कंपनी के साथ, तो रिलायंस की रिलायंस एरोस्ट्रॉक, जो एयर से संबंधित कार्य करने के लिए रिलायंस ने उसको गठन किया था, उसके साथ है। फॉल्कन 2000 जेट के लिए अत्याधुनिक असेंबली लाइन नागपुर में, इसकी स्थापना कहाँ, असेंबली लाइन करने के लिए कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर रिलायंस के द्वारा किया जाएगा। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, तीसरा कौन सा भाई, तीसरा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसने बोला मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य। फिर इसने बोला गोवा, गोवा दूसरा। और इसने इस क्वेश्चन का आंसर होता त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा। तो मैं आपको इससे संबंधित बताना चाहूंगा कि ये जो साक्षर राज्य का जो निर्धारित करने का तरीका क्या है, एक क्यूआर रखा हुआ, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ, वो क्या है। तो मैं कहता हूं कि यूनेस्को ने एक मानक तय किया है कि जो भी राज्य या देश 90 साक्षरता दर 95% से ऊपर जिस राज्य की साक्षरता दर तय कर देते हैं, वो उस मानक को क्रॉस करता है। पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में ये 3 राज्य हैं, इन्होंने प्राप्त किए। और त्रिपुरा का रहा है 95.6%। त्रिपुरा ने 95.6% प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है और भारत का पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में तीसरा राज्य बना है। नेक्स्ट आता है NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, तथा CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये दोनों भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको सही करने के लिए तथा इसकी स्थापना की गई है। उसका मैं बताता हूं आपको, ये करेक्शन है, ये तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु की जगह है, आपका ये गलती से टाइप हो गया है, ये है नया अटल नगर, जो पड़ता आपका छत्तीसगढ़ में। नया अटल नगर, इसका ये सही आंसर होगा बी। ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, गलती से टाइप हुआ है। तो नया अटल नगर, जो नया अटल नगर है छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्थान है नया अटल नगर, ये इसको रायसिंह नगर भी बोलते हैं, नया अटल नगर या रायसिंह नगर, नया अटल रायसिंह नगर। तो यहाँ दोनों अपने इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको सुधारने के लिए, अनुसंधान में फिर करने के लिए, क्योंकि जो फॉरेंसिक से संबंधित जो आज के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, इसके लिए NFSU और CFSU, जिसकी फुल फॉर्म के रूप में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को, देखो ये भाषाई रूप के ऊपर महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, वहां तृतीय भाषा के रूप में ऑप्शनल के रूप में हिंदी को सिलेक्ट किया जाता है। तो हिंदी की मान्यता को महाराष्ट्र राज्य के अंदर समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र ने हाल ही के अंदर तृतीय भाषा के रूप में दिया। वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ISS पर जाने वाले प्रथम भारतीय। पूछा क्या, देखिए आप, अंतरिक्ष पे जाने वाला नहीं पूछा, क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार देखिए ISS पे जाना है। सर्वप्रथम तो ISS की फुल फॉर्म क्या आती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय। अगर आपसे पूछा था अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम भारतीय, तो आप डॉक्टर राकेश शर्मा का बताएंगे। अभी इन्होंने पूछा अंतरिक्ष नहीं, ISS पे जाने वाले, तो इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और ISS के अंदर जाने वाले प्रथम भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है और ex-NDA स्टूडेंट है। NDA के अंदर इन्होंने BSc कंप्यूटर साइंस से रुदिन किए और 2006 के अंदर इन्होंने ये इनरोल किया था इंडियन एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद के अंदर आपको बताता हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा 1984 में सोयूज और रूस, और शुभांशु शुक्ला गए हैं ये USA
और इनके मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन। तो इससे संबंधित मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन। फॉर यान था ड्रैगन अंतरिक्ष यान। 26 जून को 3 अन्य यात्री, क्वेश्चन अगर पूछते हैं और कितने व्यक्ति, 3 अन्य, लेकिन भारत के अकेले एकमात्र थे, और ये विश्व के अभी 638वें यात्री बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सोवेज उजलांस्की जो पोलैंड के रहने वाले हैं, वो थी साथ में, और उससे पहले पेगी विट्सन ये कमांडर थे, ये महिला है, इस मिशन की कमांडर थी अमेरिका की। सोवेज उजलांस्की पोलैंड के, और टिबोर काबू ये हंगरी के रहने वाला है। ये इनके भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे, मैंने आपको बता ही दिया है। एनडीए के स्टूडेंट रहे हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला के अंदर स्थित है, उसके अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय का मैंने आप राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले ये द्वितीय व्यक्ति हैं जो रूस के सोयूज रॉकेट से 1984 के अंदर गए थे। फिर रॉ के नए प्रमुख कौन बने। रॉ जिस तरीके से भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ है, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या आता है, तो फुल फॉर्म संबंधी आपको पता नहीं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की मुख्य खुफिया एजेंसी, जो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रॉ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित प्राप्त करने के लिए। उसी आधार के ऊपर उस समय जो उस समय थे रवि सिन्हा यहाँ के, ये जो पहले थे, इससे पहले रॉ के प्रमुख कौन थे, रवि सिन्हा। अभी हाल ही के अंदर नए जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है पराग जैन साहब, आईपीएस अधिकारी है, 1989 बैच के हैं, और ये पंजाब कैडर के हैं, और इनके उत्कृष्ट और प्लानिंग, और इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए हुई। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए हुई है। अजय कुमार हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन। तुहिन कांत पांडे सेबी के। उसके अलावा और करंट से संबंधित जो अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स और राजस्थान जो प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य है उससे बात करेंगे। लेकिन इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस अगर छूट गए हैं, बाकी रह गए हैं, उसको हम अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें, और भरोसा रखिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।